Morning, student. I hope you will be fine at your home. So, आज मैं आपको 12th क्लास की ज्योग्राफी का जो हमारा लेसन चला हुआ है प्राथमिक क्रियाएं, ये आई नो मैं इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो ही डाल रही हूँ क्योंकि ये सारे अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन हैं बच्चों। तो देखिए, बस ये क्वेश्चन है जो हमारे जीके में भी काम आता है और अदर्स में भी। तो बच्चों, इसमें ये बताया गया है इस चैप्टर के अंदर प्राथमिक क्रिया 12th क्लास का ज्योग्राफी का ये लेसन है। और इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि कहवा, ये जीके के भी क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप फर्दर अपनी स्टडी को रखोगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो कहवा है उसके कहवा के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं तथा विश्व वितरण का विवरण दीजिए। जो कहवा है वो कैसे तो बनता है और कैसे उसका वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है, वो सब कुछ डिस्क्राइब करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों। देखिए, कहवा भी चाय की तरह एक पेय पदार्थ है, ये पिया जाता है। यह एक झाड़ी नुमा पेड़ के फलों से प्राप्त बीज का चूर्ण बनाकर तैयार किया जाता है। झाड़ी नुमा पेड़, एक झाड़ी सी होती है, उसके फलों से प्राप्त फल जो होते हैं उनको सुखाकर उनका चूर्ण बनाकर तैयार किया जाता है। इसमें बैफीन नामक नशीला पदार्थ होता है जिसे के पीने से थकान दूर होती है तथा स्फूर्ति आती है। अरब के मोचा क्षेत्र से यह 11वीं शताब्दी में दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में लाया गया था। अब देखिए, जो बैफीन है, ये कहवा, ये कहाँ से आया था भाई? अरब से। कहवा का पौधा 3 वर्ष बाद फल देता है, ये 3 साल के बाद फल देता है तथा 25-30 वर्षों तक फल देता है। बहुत लंबी ड्यूरेशन होती है बच्चों इसकी। देख लो आप, कहवा दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में इथियोपिया के पठारी प्रदेश में जंगली अवस्था में उगा पाया गया। ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री है। वहाँ इसका नाम काफा था। अरब सौदागरों द्वारा 11वीं शताब्दी में इसे यहाँ लाया गया तथा दक्षिण अमेरिका तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में उगाया गया। यह एक सदाबहारी वृक्ष है जो 3 से 4 मीटर तक ऊंचा होता है। बस इसकी हाइट्स भी कुछ ज़्यादा नहीं होती। उपज की भौगोलिक दिशाएं, जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ पीएच, कैसे इसको उगाया जाता है। कहवे की उपज के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं अनुकूल होती है। देखिए, फर्स्ट है तापमान, टेम्परेचर। कहवा उष्ण कटिबंधीय पौधा है जिसके लिए ऊंचा तापमान तथा अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कहवे की उपज के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान उपयुक्त होता है। यह तथा पाला हानिकारक होता है। इसका मतलब क्या है? अगर हद से ज़्यादा ठंड आ जाए, बस 20 डिग्री सेल्सियस, अगर इसमें और आ जाए, टेम्परेचर लो आ जाएगा, तो ये फिर ख़त्म होने की कगार पे हो जाता है। अधिक धूप व पाले से बचाने के लिए कहवे का पौधा बड़े बड़े वृक्षों के नीचे लगाया जाता है जिससे उसे छाया मिलती रहेगी। इनको से जो इसकी क्रॉपिंग होती है वो भी एक डिफरेंट वे से होती है। सबसे ठंडे माह का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए बच्चों, जो कहवा है उसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, ये सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। और इसके लिए जो टेम्परेचर था मैंने आपको बताया है कितना होता है बेटा, 20 डिग्री सेल्सियस से अगर कम मिल जाए तो वो उसके लिए क्या होता है, खतरनाक हो जाता है। देखिए, उसके बाद है वर्षा कितनी होनी चाहिए। इसका लोएस्ट टेम्परेचर सबसे कम है 11 डिग्री सेल्सियस से इससे कम नहीं जाना चाहिए। वर्षा कहवे के पौधे के लिए 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई करके इसकी कृषि की जाती है।
शुष्क तथा अतिवृष्टि दोनों ही कहवे की खेती के लिए हानिकारक है। मतलब ना ही तो ज़्यादा खुश्की होनी चाहिए कि पानी बिल्कुल ही कम है, या फिर बहुत ज़्यादा बर्फ नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें इसके लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। वृक्षों पर फल आते समय कम वर्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिक वर्षा से फल गिर जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, भूमि एवं मिट्टी कहवे की कृषि के लिए चाय की तरह ढलवा भूमि की आवश्यकता होती है, मतलब ढलान की तरह, क्योंकि इन पानी इसकी जड़ों में रुकने से नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कहवा पहाड़ी ढलानों या पठारी भागों में लगाया जाता है। कहवे की खेती के लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी में लोहे का अंश तथा चूने की मात्रा अधिक होनी चाहिए। मिट्टी की गहराई पर्याप्त होनी चाहिए, जिससे इसकी जड़ें गहराई तक प्रवेश कर सकें। नेक्स्ट देखें, अधिक परिश्रम जो लेबर है वो कितना होता है। चाय की भांति कहवे की कृषि के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि कहवे की पौध लगाने व बीज एकत्रित करने तथा उन्हें सुखाने के लिए निपुण श्रमिकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिए, कहवे का विश्व वितरण कैसे किया जाता है पूरे विश्व में। विश्व में कहवा उत्पन्न करने वाले देशों में ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वेडोर, वेनेजुएला, गुयाना, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, मेक्सिको, क्यूबा, हैरी, जमाइका, अंगोला, आइवरी कोस्ट, युगांडा, इथियोपिया, कैमरून, मालागेसी, भारत, इंडोनेशिया और श्रीलंका है। तो बच्चों, ये हमारा जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कहवा है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में होता है। अब इनका देखना लेवल में बताया जाएगा कि कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है। देखिए, ब्राज़ील क्या है। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का लगभग 20% कहवा उत्पन्न किया जाता है। यहाँ कहवे की कृषि के लिए सभी भौगोलिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो के पृष्ठ प्रदेश में इसे पैदा करने की आदर्श दशाएं मिलती हैं। ठीक है, जो मेन बेसिक इसका पॉइंट है, यहाँ बड़े बड़े बागानों को फेजेंडाओ कहते हैं। कहवा उत्पादक राज्यों में साओ पालो तथा मिनास गेरास प्रमुख हैं। यहाँ के ढलावदार पठारी भागों में बड़े बड़े बागान लगाए गए हैं। यहाँ कहवा के लिए रस्सी मार्ग द्वारा परिवहन की व्यवस्था की गई है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, कोलंबिया में क्या है। यह विश्व का लगभग 10% कहवा उत्पन्न होता है कोलंबिया में। यहाँ प्रति वर्ष लगभग 7 लाख टन कहवा उत्पन्न किया जाता है। यहाँ का उत्पादक क्षेत्र कोलंबिया की राजधानी बोगोटा के पश्चिम में फैला हुआ है। दूसरा उत्पादक क्षेत्र एंटीगुआ है। कोलंबिया के कहवे का रंग तथा स्वाद में अच्छा होने के कारण विश्व बाजार में इसकी मांग अधिक है। बेटा, इसका जो कलर बच्चों, उसका कलर भी अच्छा है और इसका टेस्ट अच्छा है। जब ये थकान को दूर करता है तो लोग इसको जरूर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैक्सिको क्या होता है। मैक्सिको विश्व का तीसरा कहवा उत्पादक देश है। यहाँ लगभग 5% कहवा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है बच्चों। 10% कोलंबिया में होता है। यहाँ का कहवा उत्पादक क्षेत्र प्रशांत महासागर के तटवर्ती भाग के ढलानों से मध्यवर्ती भूमि तक फैला हुआ है। उसके बाद है मध्य अमेरिकी तथा कैरेबियन द्वीप में क्या होता है। इस क्षेत्र के उत्पादक देश ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, हैरी, जमाइका, क्यूबा, पुर्टो रिको तथा त्रिनिदाद हैं। नेक्स्ट देखिए, अफ्रीका। मध्य अमेरिका के थे और अब अफ्रीका के मुख्य उत्पादक देश कौन से हैं। इस क्षेत्र के उत्पादक देश आइवरी कोस्ट, युगांडा, अंगोला, केन्या, कैमरून तथा तंजानिया हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, दक्षिण पूर्वी एशिया क्या होती है। इस क्षेत्र के उत्पादक देश श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, भारत में कर्नाटक एवं तमिलनाडु हैं। ओके, हमारे इंडिया में भी होता है बच्चों, कर्नाटक और तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखिए, कृषि को परिभाषित कीजिए। व्हाट इज एग्रीकल्चर। उसके बाद है विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की कृषि का वर्णन कीजिए।
कैसी कैसी कृषि मिलती है देखिए। कृषि कार्य, कृषि शब्द अंग्रेजी के एगर प्लस कल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है। एगर का अर्थ है मिट्टी या खेती और कल्चर का अर्थ है देखभाल या जोतना, अर्थात मिट्टी को जोतना तथा उसमें फसल उगाना कृषि है, लेकिन यह इसका संकुचित अर्थ है। विस्तृत अर्थ में कृषि के अंतर्गत फसलें उगाना, पशुपालन, फलों की खेती करना आदि सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं। दूसरे शब्दों में कृषि वह कला तथा विज्ञान है जिसमें मनुष्य भूमि से भोज्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। प्रोफेसर जिमरमैन के अनुसार कृषि में वे सब मानवीय प्रयास सम्मिलित हैं जिनके द्वारा मानव भूमि पर निवास करता है तथा यदि संभव हुआ तो वह पौधे तथा पशुओं की प्राकृतिक रूप से हो रही वृद्धि को भी क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है। ठीक है, जिससे इन उत्पादों और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अब देखिए विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की कृषि, ये कौन कौन से विश्व में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कृषि कार्य दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करते हैं। इसी प्रभाव के कारण विभिन्न प्रकार की कृषि देखी जाती है। विश्व में निम्नलिखित प्रकार की कृषि पाई जाती है। कौन सी है? निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या होती है बच्चों? इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करते हैं, मतलब या तो संपूर्ण या फिर कुछ का। इसे दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि कौन सी होती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है जहाँ आदिम जाति के लोग कृषि करते हैं। इसका क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिणी तथा मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया है। इन क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है एवं जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है। इस प्रकार यह कृषि कर्तन अथवा दहन कृषि भी कहलाती है। कुछ समय पश्चात जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तो वे नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करते हैं। ये होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। नेक्स्ट देखिए गहन कृषि निर्वाह। गहन निर्वाह कृषि वो कौन सी होती हैं? इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। यह भी दो प्रकार के कौन कौन से देखिए। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि कौन सी है बेटा? इसमें चावल प्रमुख फसल है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है और कृषि कार्य में कृषक का पूरा परिवार लगा रहता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है परंतु कृषक उत्पादन कम। ओके, देखिए नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए बच्चों उसके बाद जो हमारा पॉइंट है चावल रहित गहन कृषि। ठीक है, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि कौन सी होती है? देखिए मानसून एशिया के अनेक भागों में भौगोलिक दशा में भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना प्राय संभव नहीं है। हर एक जगह पर धान नहीं उगाए जा सकते, चावल नहीं उगाए जा सकते। इसमें सिंचाई द्वारा कृषि की जाती है। उसके बाद है रोपण कृषि। रोपण कृषि में कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। यह एक फसली कृषि है। यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले एवं अनानास आदि फसलों का उपयोग करके रोपण कृषि का विस्तार किया है। कौन से एरिया में बच्चों? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कौन सी होती है? मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसकी मुख्य फसल गेहूं है। इसके अलावा मक्का, जो राई, जई भी बोई जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। ये हमारे एरिया में है और सभी कार्य यंत्रों द्वारा संपर्क किए जाते हैं। इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है और प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। उसके बाद देखिए मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या होता है? इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी
अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में इसका विस्तार है। इसमें फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। उसके बाद देखिए डेयरी कृषि। डेयरी कृषि क्या होती है? डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि एक क्षेत्र दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। पशुओं के उन्नत पालन पोषण के लिए पूंजी की वृद्धि की आवश्यकता होती है। वाणिज्य डेयरी के मुख्य क्षेत्र उत्तर पश्चिमी यूरोप, कनाडा, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड है। उसके बाद देखिए बच्चों भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि कौन सी होती है? यह अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागर क्षेत्र की विशेषता है। खट्टे फलों की आपूर्ति करने में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। वो कौन सा है बच्चों? भूमध्य सागर। उसके बाद देखिए सहकारी कृषि। सहकारी कृषि क्या होती है? जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करे, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। सहकारी कृषि संस्था कृषकों को सभी प्रकार से सहायता उपलब्ध कराती है। इस प्रकार की कृषि का उपयोग डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एवं इटली जैसे देशों में सफलतापूर्वक किया जाता है। देखिए बच्चों, हम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारी वो है। उसके बाद देखिए सहकारी कृषि हमने पढ़ लिया। जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से अपनी मर्जी से सहकारी संस्था बनाकर उसे कृषि कार्य संपन्न करे, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। सहकारी संस्था कृषकों को सभी प्रकार से सहायता उपलब्ध कराती है। इस प्रकार की कृषि का उपयोग डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एवं इटली जैसे देशों में सफलतापूर्वक किया जाता है। नेक्स्ट है सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि क्या होती है बच्चों? इस प्रकार की कृषि में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कलेक्टिव फार्मिंग कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में काले खोज का नाम दिया गया। सभी कृषक अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन एवं श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते हैं। सरकार उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है। उत्पादन को सरकार ही निर्धारित मूल्य पर खरीदती है। उसके बाद है ट्रक कृषि। ट्रक फार्मिंग क्या होती है? जिन देशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं वहाँ इसे ट्रक कृषि का नाम दिया गया है। ट्रक फार्म बाजार के मध्य की दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है, उसी आधार पर इसे ट्रक कृषि कहा जाता है। तो बच्चों ये आपकी जो ज्योग्राफी के 12th के क्वेश्चन आंसर से थे। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ लीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।